बाबर आजम की बैटिंग क्यों नहीं चल रही? लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है, जस्ट लाइक विराट कोहली। तो क्या मसला क्या है? इतना लैग क्यों कर रहा है बाबर आजम? बहुत मुश्किल आपने मुझसे सवाल कर लिया। कौन सी वो टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तान, आप कहते हैं भाई पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, वो जीत ही नहीं सकता इस वर्ल्ड कप में इस टीम के खिलाफ? मुझे ऐसा लगता है जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान का चांस नहीं है। कौन सा टॉप फोर फॉर द वर्ल्ड कप? टॉप 4 में यार इंडिया तो डेफिनेटली है। उसकी वजह ये है कि होस्ट भी है वो, अपनी कंडीशन में बहुत बेहतर भी खेलते हैं। सेकेंडली के जब होस्ट हैं तो उन्होंने उन चीज़ों का एडवांटेज लिया भी। एशिया कप जब स्टार्ट हुआ तो आपको क्या लग रहा था कि भाई पाकिस्तान क्या करेगी? और फिर जो हुआ। एक चीज़ और भी एक फैक्टर था कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओडीआईज़ खेले नहीं। ये शादाब खान की जो फॉर्म है वो उस लेवल पे नहीं थी। ठीक है, टी20 में ही इज़ एन इफेक्टिव बॉलर, लेकिन ओडीआई में अगर हम देखें तो उतने इम्प्रेसिव उनके स्टैट्स नहीं है। तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करता था। खैर मैंने खुद बड़ी चवलें मारी उस ज़माने में। आई होप कोई 2017 की मेरी जो पोस्ट है वो डिग करके ना निकाले, वरना शर्मिंदगी का सामना होगा। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो गेम स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि मैच नहीं होगा, और जब पाकिस्तान के प्लेयर्स फील्ड पे आए, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस जोन में जो उनको खेलना है। एशिया कप में के बाद जो है आपको क्या लगता है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रहा है? मतलब इतना बड़ा ड्रामा जो हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं दूर-दूर तक चांस नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट टॉक। और आज के एपिसोड में चार चांद लगाना है वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर ऑन फेसबुक, और इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। स्पेशली मैं पर्सनली इनकी मीम्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब ये उन लोगों में से हैं कि वो कैप्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनको, ये सिर्फ तस्वीर डाल देते हैं और आपको कॉन्टेक्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही फ़नी मीम्स होती हैं इनकी। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा लाल बेग, बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं तो सर? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, और आपकी जो पॉडकास्ट वगैरह होती है, जो भी शो होता है। आई होप आपकी ऑडियंस आज का जो हमारा एपिसोड है या कंटेंट पीस जो है उसको एन्जॉय करे। आई होप टू। ओके जी, तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस पे जाएंगे मिर्ज़ा भाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ज़रा ऑडियंस को बता दें कि जो आपको नहीं जानते कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा, वेल सो मिर्ज़ा लाल बेग एक पेज है जो कि फ़ेसबुक से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली हूँ तो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे ही, लेकिन तकरीबन 2017 से मैंने ये पेज स्टार्ट किया था, और एक सॉर्ट ऑफ एक फ़िक्शनल कैरेक्टर की एक वो थी, क्रिएशन थी। उसमें मैंने स्टार्टिंग में अपनी जो पर्सनैलिटी थी, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि एक पर्दा है और आपको जो भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, वो करते रहो। और ऑब्वियसली जो जिस तरह सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ था वक़्त के साथ, उसमें पहले हुआ करती थी, ब्लॉगिंग हुआ करती थी, लोग कंटेंट राइटिंग वगैरह किया करते थे। तो पहले काफ़ी पहले से मैं अपने ग्रेजुएशन वाले टाइम पे भी कंटेंट राइटिंग करता था, क्रिकेट पे आर्टिकल्स वगैरह लिखा करता था। उस ज़माने में एक वेबसाइट भी हुआ करती थी, पाक पैशन। बहुत कुछ लोगों को शायद वो याद होगी, उस वक़्त वो फ़ोरम्स वगैरह चला करते थे। उस पे भी लिखा करता था। जो लाइव मैचेज़ होते थे डोमेस्टिक या पाकिस्तान के, उसकी जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है, मैच रिपोर्ट्स वगैरह ये सब मैं किया करता था। मुझे शौक था उस वक़्त से। लोग अब ये एक्चुअली लोगों को लगता है कि ये बस कोई एक हाँ। बंदा है, इसने पेज बना लिया है, हम्म। क्रिकेट-विकेट का इसको कुछ पता नहीं है और ये बस ऐसे ही करने लगता है। तो ख़ैर उस वक़्त से मैं ये काम कर रहा था, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखा करता था, शौक था मुझे। लेकिन ये बात फिर मैंने कुछ प्लेयर के इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए, बट वो शायद टाइम था 2013-14 का था। उस वक़्त हमारी ओवरऑल क्रिकेट जो थी वो फ्लरिश नहीं कर रही थी और बहुत स्ट्रगल कर रही थी ओवरऑल, और ये इंडस्ट्री एक्चुअली पूरी ही डाउन हुई थी। पीएसएल भी उस वक़्त स्टार्ट नहीं हुआ था। हम्म। तो ऑब्वियसली और मेरे पास जो मेरी जो प्रोफ़ेशनल डिग्री है वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग में है, हम्म। तो उसमें मैंने अपना फिर करियर जो है वो परस्यू किया। बट एट द सेम टाइम जो मेरा पैशन था वो मेरे साथ ही था। मुझे कोशिश मतलब मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ थी कि मुझे इसको अपने साथ लेके चलना है, और वो मैं इसको लेके चलता रहा। फिर एक लंबा गैप आ गया 2014 ऑनवर्ड्स, तकरीबन 2-3 साल का था। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मैं वापस इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, तो देखा कि उस वक़्त से ट्रेंड्स बड़े चेंज हो गए थे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गया था और माइक्रो ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था, कि बस आपने एक पिक्चर ली, ट्वीट में पिक्चर यूज़ की, एक कैप्शन किया, या इवन कि आप सिर्फ टेक्स्ट लिखें, वो इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि वो भी फिर आपका वायरल चले आता है, वो बैंगर बन जाता है। तो ये चीज़ें थी, तो फिर मैंने 2017 से अगेन अपने आप को थोड़ा-सा इस चीज़ के अंदर इन करना शुरू किया, और शुरू में तो ज़ाहिर बात है कि जब आप इसके अंदर आते हो, तो आपको खुद नहीं पता होता, आप सीख रहे होते हो। तो उस वक़्त बड़ी उल्टी-सीधी किस्म की चीज़ें होती थी। तो 2017 फिर ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट किया। ये मिर्ज़ा लाल बेग एक फ़िक्शनल कैरेक्टर था, ताकि जिस तरह बहुत सारे लोगों ने अपने पेजेज़ वगैरह स्टार्ट किए, तो मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था। मैं चीज़ें ट्राई कर रहा था, सीख रहा था। बाकी उस वक़्त जो बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हुआ करते थे, ट्विटर पे
फेसबुक पे तो इतने नहीं हुआ करते थे, उस वक़्त ट्विटर पे होते थे, तो उनको मैं ज़्यादा देखता था और क्रिकेट की एक्चुअली जो पूरी आप कह लें जो नीश थी, उस वक़्त ट्विटर पे ही हुआ करती थी। फेसबुक पे तो वही वाले चलते थे, सॉरी तो फिर सस्ते वाले पेजेस थे, वो ट्रोल हुँ, पेज टाइप के, हुँ, वही जो है एक ही टेम्पलेट के ऊपर 7-8 मीम ज़्यादा चले आ रही हैं, लोग एन्जॉय किए जा रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं था। हुँ, लेकिन उस वक़्त अगर आप ट्विटर की ऑडियंस देखें तो उस वक़्त वो ऐसी थी कि और उसमें मोस्टली वो लोग थे जो कि आप कह लें कि उनकी एज ग्रुप जो था वो 26 प्लस 30 प्लस था उस ज़माने में। ऐसा तो ही है। उनकी क्रिकेट की नॉलेज भी बेहतर थी और हुँ, फिर उनका ह्यूमर भी कंपैरेटिवली ऑब्वियसली वो इवॉल्व हुआ हुआ था, तो हुँ, वहाँ से आपको सीखने को काफ़ी मिलता था। तो मैं उन चीज़ों को फ़ॉलो करता था। ख़ैर मैंने खुद बड़ी चवलें मारी उस ज़माने में। आई होप कोई 2017 की मेरी जो पोस्ट है वो डिग करके ना निकाले वरना शर्मिंदगी का सामना होगा। लेकिन फिर वक़्त के साथ थोड़ा-सा इवॉल्व करना स्टार्ट किया और मैंने जो है ना फिर अपना क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मैं जो सीरियस था अपना जो कंटेंट राइटिंग वग़ैरह किया करता था, मैच रिपोर्ट्स लिखा करता था, हुँ, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अगर आपको अपना कंटेंट लोगों में वो करवाना है, एक्नॉलेज करवाना है, पसंद करवाना है, तो आपने उस कम्युनिकेशन उस तरीके से कम्युनिकेट करना है जो लैंग्वेज उनको पसंद आती हो, जो उनको समझ आती हो। और मेरे हिसाब से जो मीम जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है, कोई ऐसा आर्ट है, मैं मीम को एक्चुअली आर्ट ही समझता हूँ। वो एक ऐसा आर्ट है जिससे आप आज की जो करंट जनरेशन है, जो कि सोशल मीडिया पे अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ करंट और पिछली भी जनरेशन है सोशल मीडिया पे और मीम्स हर बंदा चाहे वो ह्यूमर को खास पसंद करता हो या नापसंद करता हो, बहुत सीरियस किस्म का बंदा हो, लेकिन उसकी फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि मीम को पसंद करते हैं, तो वो लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट पे हर बंदा जो कोई सा भी सोशल मीडिया यूज़ करता हो, उसकी टाइमलाइन पे मीम्स हर वक़्त ही दिखते रहते हैं। ऐसे उससे बच नहीं सकता, हर वक़्त उसके टाइमलाइन पे रहते हैं। तो ये इंटरनेट की एक लैंग्वेज है, एक पॉप कल्चर इंटरनेट के पॉप कल्चर का पार्ट है मीम। हुँ, तो वो एक आप कह लें कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू आप सबसे बात कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मैंने समझा, वक़्त के साथ इवॉल्व भी किया और पहले बंक भी बहुत मारे, बहुत ही अनफनी चीज़ें भी क्रिएट की, जिसको आज देखो तो शर्मिंदगी होती है कि यकीन नहीं आता कि ये काम मैं कर भी सकता हूँ। लेकिन यही आपका एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन फिर जो एक डिफरेंस आया, जो कि मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ तो उनको बताता हूँ, लोगों को अभी भी लगता है कि शायद मैं सिर्फ़ मीम्स बनाता हूँ और कोई मेरा काम-धंधा नहीं है। हुँ, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ हमारी एक एजेंसी भी है। हम लोग उसमें स्पोर्ट्स डिजिटल जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि हम किस-किस के लिए कौन-कौन से हमारे सही बात है। क्लाइंटल्स हैं। जी। लेकिन ऑब्वियसली ये सेंस कंटेंट क्रिएशन की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, ये यहीं से ही क्रिएट हुई है। हुँ, यहीं से ही समझ आया कि किस तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ शुगल-मस्ती, हमें ये भी पता है कि कंटेंट एक्चुअल में जो क्रिएट करना है, जो क्रिएटिव कंटेंट है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी मैटर करती है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो अगर आप क्रिएटिविटी लेकर आते हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हुँ, ह्यूमरस फॉर्म में हो सकती है, इंस्पिरेशनल फॉर्म में हो सकती है, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो अगर आपके पास वो आर्ट है, उस चीज़ को मैं ये नहीं कहता कि लोग कहते हैं यार जो वो होती क्रिएटिविटी होती है गॉड गिफ्टेड होती है। हुँ, होती होगी, ठीक है? लेकिन ये वो आर्ट है जो कि सीखा भी जा सकता है। मैं सही। अपने आप को कभी भी नहीं समझता था कि क्रिएटिविटी में मैं ये क्या कहूँ कि मैं कोई गॉड गिफ्टेड हूँ या मुझे खुद से क्रिएटिविटी आती नहीं। मैं तो अपने आप को ऐसा शख्स समझा करता था जिसके पास कोई क्रिएटिविटी का दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को फ़ॉलो करते हो, उनके साथ उठते-बैठते हो, उसको अपनी इंस्पिरेशन बनाते हो, तो और फिर आपके अंदर भी अपनी विलिंगनेस होनी चाहिए सीखने की। तो फिर क्या होता है कि ठीक है मीम्स तो आपकी एक चीज़ चल रही है, अब आपको पता है क्योंकि फ्यूचर सारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का ही है, डिजिटल मीडिया का ही है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि इसको अपना जो आप शौक कर रहे हो, इसको आप उसमें एक प्रोफ़ेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। हुँ। तो जब आप वो आर्ट सीख लोगे ना, तो उसमें फिर आपका बड़ा फ़ायदा होगा। ओके जी मिर्ज़ा भाई, अब चलते हैं सवाल-जवाब पे स्ट्रेट अप। एशिया कप जब स्टार्ट हुआ तो आपको क्या लग रहा था कि भई पाकिस्तान क्या करेगी? और फिर जो हुआ, तो उसके हुँ। बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा यार, मैं अगर एशिया कप की बात करूँ तो ऑनेस्टली मैं बहुत होपफुल था और मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ अनप्लग वाले पेज के ऊपर, उस पे भी मैंने ये बात कही थी कि ये बहुत अरसे के बाद ये वर्ल्ड कप ऐसा था जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था 2011 के बाद। क्योंकि ऐसा लग रहा था हमारी टीम बड़ी सेटल है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से ये चीज़ एक थी कि जो हमारा स्पिन अटैक था, उसपे प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप थोड़ा-सा भी बात करते थे ना, तो आपके ऊपर टैग्स लगना स्टार्ट हो जाते थे कि आप बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये चीज़ हमें थोड़ी-सी पता चल रही थी हुँ, कि शादाब खान की जो फ़ॉर्म है, वो उस लेवल पे नहीं थी। ठीक है, टी20 में ही इज़ एन इफेक्टिव बॉलर, हुँ, लेकिन ओडीआई में अगर हम देखें तो इतने इम्प्रेसिव उनके स्टैट्स नहीं है। हुँ, ये चीज़ कवर इसलिए हो रही थी क्योंकि हमारे जो 3 बॉलर्स हैं, शाहीन, हारिस और नसीम शाह, ये मिडल में भी आके कहीं न कहीं विकेट्स ले लेते थे और हम लोगों ने एक एक चीज़ और भी एक फैक्टर था कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओडीआईज़ खेले भी नहीं। एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में 28 ओडीआईज़ खेला है। 28 ओडीआईज़ कुछ भी नहीं होते। मैंने एक वीडियो में स्टैट्स निकाले थे कि टीम्स पहले 4 साल में
तकरीबन ऑन एन एवरेज 90 टू 100 ओडीआईज़ खेला करती थी हुँ, और हमने 4 साल में 28 ओडीआईज़ खेले हैं, मतलब कोई वो नहीं है, कोई सैंपल नहीं है वो। और उसके अंदर भी अगर आपके सारे पेस बॉलर्स ही विकेट्स लेते रहेंगे, तो आपके स्पिनर्स फिर बचते ही रहेंगे। उसमें हुआ ये कि एशिया कप में मुझे ऐसा लगता है कि एशिया कप में भी यही चल रहा था, अगर आप देखें शुरू में जब तक हम लोगों ने बांग्लादेश वाला मैच जीता था, जो टॉप चार्ट्स थे उसके अंदर तीनों हमारे फास्ट बॉलर ही नज़र आ रहे थे, कोई दूसरी टीम का तो नज़र ही नहीं आ रहा था। हुँ, उसके बाद ये हुआ कि आपका खैर वो इंडिया से भी मैच हो चुका था। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अक्सर कहते हैं यार क्या हो गया, एक छोटा-सा डिसीजन है उसको लेके तुम इतना क्यों रो रहे हो? मुझे लगता है वो छोटे-छोटे डिसीजन जो होते हैं ना वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पे जाता है और ये बात मैं उस वक़्त से ही बोल रहा था कि ये एक डिसीजन पाकिस्तान को इतना हॉन्ट कर सकता है अगर ये गलत गया और इवेंचुअली वही हुआ और वो अभी तक हॉन्ट कर रहा है। वो ये था कि पाकिस्तान को वहाँ टॉस जीत के सही डिसीजन लेना चाहिए था। वो एक डिसीजन ने क्या किया आपका कि आप सोच के आए थे कि बॉल स्विंग होगा, ये सब होगा, कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया ने आप फटा लगा दिया सही तबीयत से लगाया। उसके बाद आप बच गए, बारिश हो गई, ठीक हुँ, है, ब्रेक आ गया। पाकिस्तान के पास बहुत टाइम था उसको रिकवर करने का, अपने हुँ, पास की सोच री-स्ट्रैटेजाइज़ कर ले अपने आप को, 1 दिन का गैप आ गया, आराम से कर सकते थे। थकन भी खत्म हो गई होगी यार, जो कितने 24 ओवर हुए थे, कर सकते थे। हुँ, मुझे जो एक चीज़ फ़ील हुई, अगर आप देखें किसी ने क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया हो, दूसरे दिन का जब डे स्टार्ट हुआ है प्ले का, तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो गेम स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था अभी मैच नहीं होगा और जब पाकिस्तान के प्लेयर्स फील्ड पे आए, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस ज़ोन में जो उनको खेलना है। आउट ऑफ नोवेयर आके बस शादाब ने बॉलिंग करी, कोई फील्ड सेट नहीं, कुछ भी नहीं। आके जो है मतलब उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया होता कि ठीक है शादाब का ओवर चल रहा था, तो शादाब से ओवर कराते हैं। उसके बाद वापस हम एक शाहीन और नसीम दोनों का स्पेल लगाते हैं दूसरी एंड से। हो सकता है 2-3 ओवर या 4 ओवर का आप लगाएँ, एटलीस्ट थोड़ा तो प्रेशर बिल्ड हो, कुछ भी नहीं हुआ। कोई स्लिप नहीं, कोई फील्ड प्लेसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। अब क्या हुआ उसमें फिर शादाब खान ने जो है वो छक्के खाने शुरू कर दिए, वो स्माइली भी चले आ रहे हैं और फिर नवाज़ को भी विकेट्स नहीं मिली। फिर उसमें ये हुआ कि उन्होंने बॉलर में इतनी ज़्यादा जान मारी, इतना कुछ किया और फिर क्या हुआ वो इंजर्ड हो गए। अच्छा मैंने ये एक बात ये और भी कह रहे पॉइंट थे कि 2 दिन मिले हैं इंडिया को और पाकिस्तान के लिए नाइंसाफ़ी है। शोएब अख्तर ने भी मेरे ख़्याल से कहीं कहीं कहा था, अपनी वीडियो में कहा था, कि पाकिस्तान के लिए सॉरी? नाइंसाफ़ी है। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए नाइंसाफ़ी है कि इंडिया को 2 दिन मिल गए, वो बारिश की वजह से। उन्होंने कंटिन्यू कर दिया य वहीं से। यार देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए 2 दिन तो अगर इंडिया को मिले, 2 दिन तो पाकिस्तान को भी मिले ना। हुँ, तो 2 दिन तो पाकिस्तान को भी मिले। तो बात ये थी कि आप पाकिस्तान का कहते हैं ना कि अगर आपके लिए रॉन्ग हो गई चीज़ें हुँ, 1 दिन में, तो आपने पाकिस्तान ने जहाँ खत्म किया था वहाँ 2 विकेट ले ली थी। तो मोमेंटम इवेंचुअली पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने उसको कैपिटलाइज़ नहीं किया। भई कर सकते थे, 25 ओवर ही तो फील्ड करनी है। हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम टी20 में इफेक्टिव टीम इसीलिए है क्योंकि 20 ओवर का गेम है। हुँ, हमसे 50 ओवर का गेम खेला नहीं जाता, हमारा टेम्परामेंट नहीं है। हम शुरू में अच्छा करते हैं, उसके बाद खो देते हैं। यही हुआ वहाँ पे जो पहला वाला एशिया कप का मैच था हमारा इंडिया से, 66 पे 4 आउट कर दिया इंडिया को। और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने कितनी ऊपर ले गया स्कोर, वो तो आखिर में जब हम लोग एक साथ उनकी शाहीन और वो हाँ, शाहीन, हारिस और नसीम ने ही फिर नसीम, से हाँ, निकाली ना हुँ, विकेट्स आखिर में। वो फौरन ही निकालते विकेट्स, तो हम वो स्कोर आराम से जा रहा था, 330 340 तक जा रहा था उस दिन भी स्कोर। तो ये बड़ी शर्मिंदगी सॉर्ट ऑफ बात है, शर्मिंदगी की बात है कि हुँ, 66 पे 4 आउट करने के बाद भी अगर स्कोर आपका आप देख रहे होंगे टीम जो है वो 330 तक, 340 तक लेके जाने वाली है, तो ये बड़ी आपकी परेशानी वाली बात है। लेकिन इवेंचुअली वो नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि ये मसला मिडल ओवर्स का तो आ ही रहा था। उस वक़्त भी आ रहा था कि हम लोग जो है ना वहाँ पे कैपिटलाइज़ नहीं करते। और वो फिर इवेंचुअली वो भांडा फूट ही गया। जब इंडिया से वो वाला मैच हुआ, तो वो चीज़ फिर हो ही गई। और वहाँ पे इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ कि देखिए हम लोग क्यों सब पूरे जो लड़खड़ाए हुए हैं, हमारी जो पूरी वर्ल्ड कप और एशिया कप की कैंपेन थी, वो हमारे पेस ट्रायो पे रिलाय कर रही थी, शाहीन, हारिस और नसीम। हुँ, उनकी उनमें से 2 बंदे चले गए थे एशिया कप में, हारिस और नसीम जो है वो इंजर्ड हो गए। तो वो ट्रायो तो खत्म ही हो गया ना, अब हुँ, अकेला शाहीन रह गया और देखिए जो लोग बहुत क्लोज़ली क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनको ये बात पता होगी जब फास्ट बॉलर अपनी पेस कम करना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ जाएँ कि इसका मतलब वो फिट नहीं है, नहीं वो है बिल्कुल। प्रॉपर्ली फुली रिकवर नहीं है। हुँ, और ये चीज़ देखने में आई थी शाहीन की, कि शाहीन का पेस अचानक से जो है 129, 135 पे आना शुरू हो गया था। हुँ, अगले इंडिया वाले मैच में भी आखिर में जो हुआ था और श्रीलंका वाले मैच में भी। तो उसका मतलब है कि शाहीन भी अपने पीक पे बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो फिर आपका तो पूरा पेस ट्रायो ही खत्म हो गया ना, जब पेस ट्रायो आपका चला गया, तो फिर रह क्या गया? मिडल ओवर्स तो वैसे ही आपके स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं थे। तो आप जो है वो एक्सपोज़ हो गए। अब मसला एक और भी है, वो ये कि नवाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग रिलाय कर रहे थे। इवन कि मैं खुद भी मैं इस चीज़ को मानता था कि नवाज़ का होना टीम में इसीलिए है कि नवाज़ एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडल में। कंटेन तो करता है रन, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है। लेकिन बहुत अनफॉर्च्यूनेटली नवाज़ विकेट क्यों नहीं ले पा रहा?
मिडल ओवर्स में विकेट नहीं ले पा रहा, रन थोड़ा बहुत कभी कंटेन कर लेता है, लेकिन विकेट्स नहीं मिल रही। तो फिर वहाँ मसला शुरू हो जाता है। वहाँ पे मसला ये है कि शादाब खान को तो ऑलरेडी, क्योंकि ना शादाब खान से रन्स रुक रहे हैं, ना विकेट्स आ रहे ना हैं। विकेट्स आ और रही है। अगर नवाज़ भी जो है वो विकेट नहीं ले पाएगा, तो फिर रन्स रुकने का फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर 1 ओवर में वो नवाज़ को सिर्फ़ 4 रन कर रहे हैं उसके ओवर में, तो वो शादाब के ओवर में 12 या 15 रन मार लेंगे, तो हिसाब तो बराबर हो गया ना। सही तो बात है। इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा कुछ। और फिर ये होगा कि एक गंदा ओवर शादाब उसका नवाज़ का चला जाएगा, शादाब को थोड़ा कंटेन कर लेंगे, तो वो वन वे और दी अदर जो है ना, वो टीम्स जो है वो रिकवर कर लेती हैं, विकेट्स नहीं आती, क्योंकि जब विकेट आती है तो फिर स्कोर रुकता है। ठीक है जी। व्हाट्स योर टॉप 4 फॉर द वर्ल्ड कप? सेमीफाइनलिस्ट आपके हिसाब से कौन खेल रहा है वर्ल्ड कप का? टॉप 4 में यार इंडिया तो डेफ़िनेटली है। उसकी वजह ये है कि मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रहा कि इंडिया ने कोई अभी आज मैच जीता, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली होस्ट भी हैं वो, अपनी कंडीशन में बहुत बेहतर भी खेलते हैं। और सेकेंडली के जब होस्ट हैं तो उन्होंने उन चीज़ों का एडवांटेज लिया भी है, ठीक है? अब इस चीज़ के ऊपर कोई बहस करने वाली बात नहीं है, मैं कोई बहस नहीं कर रहा, ना मैं कोई ब्लेम कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है, अगर कोई दूसरी टीम के पास अगर आईसीसी ने ये चीज़ रखी हुई है कि होस्ट अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकता है, तो कर ले। अगर कोई दूसरी टीम नहीं करती तो ये उनकी गलती है। अब इंडिया अगर उस चीज़ को फुल कैपिटलाइज़ कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है, तो ले ले। या तो ये चीज़ लॉ के अंदर हो कि या तो क्लॉज़ हो कि नहीं कर सकते और फिर कर रहे हो तो समझ आती है। हुँ। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई लॉ या कोई क्लॉज़ नहीं है, तो वो करें। अपने हिसाब से उन्होंने पिचेज़ बना ली, अपने हिसाब से उन्होंने स्केड्यूल रख दिया। क्योंकि मैंने ये सुना है कि शायद आईसीसी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती इस चीज़ के ऊपर, होस्ट अपने हिसाब से कर सकता है। तो उन्होंने आज पता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है स्पिन के अगेंस्ट फँसता है, हुँ। उन्होंने उनको उनका मैच वहीं पे रख दिया, स्टीपॉक में रख दिया, चेन्नई में रख दिया। और इसी तरीके से उन्होंने अपोज़िशन के हिसाब से सारी चीज़ें रखी हैं। और उन्होंने जो प्लान किया था एक्चुअली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस ट्रैप के अंदर फँसा दिया। नो डाउट जो इंडिया ने विराट कोहली ने ख़ास तौर पे जो इनिंग्स खेली है, नेक्स्ट लेवल। केएल राहुल ने भी बहुत अच्छी खेली और केएल राहुल को क्रेडिट इसलिए भी जाता है कि पहले 50 ओवर उसने कीपिंग भी की और इतनी ज़्यादा गर्मी थी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया हाँ, के जो बैटसमैन बिल्कुल। हैं उनकी हालत क्या हो गई हालतें थी। बुरी हर हो रही थी, हाँ। मेरे ख़्याल से 5 ओवर के बाद वो नज़र आ रहे थे, छतरी के नीचे बैठे हुए थे। हुँ। उसमें पहले जो है आप 50 ओवर कीपिंग करो, उसके बाद अभी आप गए ही हो, उसने बोला ना कि मैं शावर लेने गया और उसके बाद मैं बिल्कुल, वापस ही आ हाँ। गया। हाँ, तो मैं बेचारा मेरे ख़्याल से उसकी पहले या दूसरे ओवर में बैटिंग ही आ गई थी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। जब वो उसके पास बेचारे के पास रहा क्या? मतलब हाँ। उसने फिर पूरी ही मैच में उसने बैटिंग की है। तो उसको भी बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। लेकिन ऑब्वियसली हम कोहली की क्या ही बात करें क्योंकि वो जो टोन सेट की थी, वो तो कोहली ने की थी ना कि एक बार उसका कैच ड्रॉप हुआ। मैं इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता हुँ। कि कैच ड्रॉप हो गया। भाई हुँ। कैच ड्रॉप जो है वो उसका पार्ट है। पार्ट है, गेम का गेम पार्ट का है पार्ट वो। है। हाँ। हर एक का कैच ड्रॉप होता है, कोई हुँ। पहली बार नहीं हुआ, कैचेज़ ड्रॉप होते हैं। बात ये है कि उस कैच ड्रॉप को वो आपको क्या बताएगा, वो बड़ा प्लेयर वही बताता है कि तुमने मेरा कैच ड्रॉप कर दिया, तुम अब गेम से बाहर हो। और बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली वही हुआ। और मेरे ख़्याल से टाइम एंड अगेन मेरे ख़्याल से कोई बताने की ज़रूरत नहीं, कोहली ने जिस लेवल की अपनी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, जहाँ-जहाँ वो परफ़ॉर्म कर चुका है। और ये वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं उन लोगों से नहीं कर रहा, जिनका जो लोग गंदी-गंदी टर्म यूज़ करते हैं, ये बाबर सन, कोहली सन, मैं इन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। इनसे मैं बात ही नहीं करना चाहता। ये बहुत ही हुँ। गंदी खेप है ये। हुँ। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग क्रिकेट प्रॉपर्ली देखते हुए आ रहे हैं, 2009 से, 2008 से या उससे भी पहले से, मैं तो उससे पहले से भी देख रहा हूँ। मीन्स कहने का मकसद है जिन्होंने विराट कोहली का डेब्यू देखा हो और सच उसकी वो देखी हो, डेवलपमेंट देखी हो कि एज़ अ हुँ। प्लेयर जिस तरह वो डेवलप हुआ और आज जहाँ वो है। हम लोगों ने देखा हम ये कहते थे कि कोहली ने अपना पीक देख लिया है। कोहली अपना पीक अचीव करके अब वो अपने लास्ट की तरफ है, अब उसका करियर खत्म हो रहा है। अपने करियर खत्म पे ऐसी-ऐसी परफ़ॉर्मेंसेज़ दे जाना, पहले वो वहाँ पे मेलबर्न में जो उसने मारा था पाकिस्तान को, वो वाली इनिंग्स टी20 वर्ल्ड एक कप में, एशिया कप में भी अभी मारी दूसरे थी कप उसने। में सेंचुरी मारी, यहाँ इनिंग्स खेल दी। मतलब कम ऑन यार, एक बंदा अपने फिनिश्ड करियर के फिनिश पे है, वहाँ भी नो डाउट। ऐसी-ऐसी परफ़ॉर्मेंसेज़ दे रहा है। और मेरे ख़्याल है एक बंदे की कुछ 70-75 तो उसकी सेंचुरीज़ हैं, जिसकी सही इतनी बात है। सेंचुरीज़ हो उसके बारे में कोई क्या वो बोले, क्या आर्गुमेंट करेगा कि ये फर्जी सही प्लेयर बात है। है। मतलब दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स होंगे ओडीआई के, व्हाइट बॉल के, उसी में आता है विराट कोहली। लेजेंड है। तो बाकी 3 टीमें बताइए वर्ल्ड कप हाँ, की? सॉरी आपकी जो टीम निकाली तो एक तो इंडिया हो गई। हुँ। दूसरी जो है वो मुझे लगता है न्यूज़ीलैंड ठीक है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका जा सकती है, ठीक है? साउथ अफ्रीका जा सकती है और उसके बाद इंग्लैंड का भी चांस है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है फँस इसलिए जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक बड़ा हल्का है। आज वो हमने देख लिया और आज मैच देख के थोड़ी तसल्ली भी हुई कि सिर्फ़ हमारा स्पिन अटैक घटिया नहीं है। पाकिस्तान तो रखा ही नहीं आपने लेकिन इन 4 में। हुँ, अवाम तो आपसे नाराज़ हो जाएगी, पाकिस्तान ही रखा आपने।
नहीं यार देखो, बीइंग अ पाकिस्तान फैन हाँ, ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीते। हुँ। और 14 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी है, तो मैं तो चाहूंगा क्या कि बात है मुझे एक भाई! ऐसा तोहफ़ा तोहफा मिल मिल जाए जाए। आपको, हाँ। तो मैं तो चाहूंगा मुझे एक ऐसा तोहफा मिल जाए कि मुझे जिंदगी भर याद रहे, फिर मेरा बर्थडे जो है वो मेमोरेबल बन जाएगा। इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। 2021 का जब T20 वर्ल्ड कप था, तो मैं होपफुल था, रियलिस्टिकली होपफुल था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा सकती है, और इवेंचुअली वो हो गया। 2022 वाले में भी मुझे लगता था, मैंने जब पता चला ना कि इंडिया ने टॉस जीत के, शायद इंडिया ने टॉस जीता था ना वो वाला, हाँ इंडिया ने टॉस जीता हाँ, था और उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग दी थी। हुँ, तो मैंने कहा कि लोग कह रहे थे यार फिर टॉस आ गया, मैंने कहा नहीं यार बहुत अच्छा डिसीजन है। पाकिस्तान यहाँ पे 160-70 कर ले, इंडिया फंस जाएगा। क्योंकि इंडिया की हालत पैक हुई भी थी उस जमाने में, नसीम, हारिस और शाहीन से हुई भी थी। शाहीन तो खैर थोड़ा सा इंजर्ड ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे हमारा स्कोर जो है वो सही था। आप देख लेना, 8 8 बॉलों पे 28 रन कौन करता है? वो सही विराट बात है। कोहली की मास्टर क्लास ही थी, वरना तो कोई नहीं कर सकता था ना, वो हो ही नहीं सकता था। हुँ, तो कहने का मकसद है वो भी हम एक्चुअली ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। सही बात तो है। हम लोग जब हमारा चांस था रियलिस्टिकली तब था, अब नज़र नहीं आ रहा। बात ये है कि हम अभी हमारी अगर हम बैटिंग की बात करें पाकिस्तान की, बैटिंग के बहुत बुरे हालात हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमें इंडिया से खेलना होगा, तो हम कैसे डील करेंगे कुलदीप यादव को? कुलदीप यादव से तो मैं तब से परेशान हूँ जब हम नंबर 1 थे सही और बात है। हमारे ये हालात नहीं हुए थे। जब ये वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ खेल रहे थे, मैं तब से परेशान था कि ये बंदा वापस कैसे आ गया? क्योंकि मुझे पता था ये बंदा हमें वर्ल्ड कप में परेशान करेगा। उसने उससे पहले आगे कर दिया, एशिया कप में भी परेशान कर दिया। तो ये बंदा तो वैसे ही हमारे लिए मसला है। उसके बाद अभी बुमराह और सिराज के भी हमें सोचना है कि उसको कैसे खेलना होगा, क्योंकि वो भी अभी बहुत ही अच्छी फ़ॉर्म में है और बहुत एक्यूरेसी से बॉलिंग कर रहे हैं। तो हमारे तो पहले टॉप ऑर्डर को देखना है कि भई वो अपने आप को कैसे रिकवर करें, और फिर जब मिडल ऑर्डर तक कहानी पहुँचेगी, तो कुलदीप यादव को नेगोशिएट कैसे करना है। क्योंकि ये वैसे तो सऊद शकील बहुत अच्छे प्लेयर हैं ऑफ स्पिन के, लेकिन कुलदीप यादव को उनको भी बड़ा सँभल के खेलना होगा। उसकी वजह ये है कि वो है ना चाइनामैन बॉलर, तो चाइनामैन बॉलर जो है वो तो इवन के लेफ्ट लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी चैलेंज होता है। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सऊद शकील अच्छे से नेगोशिएट उनको कर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनको सँभल के भी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है कुलदीप यादव को जो जो पिचेज़ हैं वो असिस्ट करेंगे उसको। तो रियलिस्टिक बात करूँ तो चांस कम लगता है, शायद लोग नाराज़ हो जाएँ, लेकिन मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, चांस कम लगता है। सही। और जो 4 टीमें मेरी, मुझे लगता है इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड का। और इन मुझे 4 लगता में से कौन वर्ल्ड कप जीत रहा है? है इन 4 में से कौन वर्ल्ड कप जीत रहा है? शायद न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड हो सकता न्यूज़ीलैंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है वैसे, मतलब उसके स्टार्टिंग मैचेस देखे हैं मैंने भी, बहुत। न्यूज़ीलैंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रॉन्ग लगता ही है। हुँ, और अच्छा, मैं ऑनेस्टली अभी ये नहीं कहूँगा कि न्यूज़ीलैंड ऐसी नहीं है कि न्यूज़ीलैंड को हरा, न्यूज़ीलैंड का लिटरली ऐसी टीम है कि उनका कल पाकिस्तान के साथ मैच हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान उनको हरा देगी। ऐसी ही हुँ, टीम है, ठीक है? सही और है। हो सकता है साउथ अफ्रीका भी हार जाए। मतलब ये इस वक़्त जितनी भी टीम्स हैं वो एक-दूसरे को हरा सकती है किसी भी पॉइंट पे। मैं तो अब ये परेशान हूँ कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को कैसे हराएगी? वो स्पिनर्स लेके आ जाएँगे, हम उनको कैसे हराएँगे? सही बात है। तो हमारा तो मसला वहीं पे ही है। ठीक है, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, हम कहीं उनको पकड़ लें, लेकिन कहाँ तक पकड़ेंगे? अगर नसीम होता तो यस, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता, हम एक प्लान बना लेते। अभी हम लोग तीसरा तेज़ बॉलर ढूँढ रहे हैं, ठीक है, हसन अली है, उसने पहला मैच खेल लिया। हुँ, लेकिन अगर ऑनेस्ट बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट इफेक्टिव होगा हसन अली? अगर या तो आपके पास पेस हो, जैसे हुँ, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पेस से डरा रही थी। सही तो बात अगर है। या तो पीएस को आपकी लैंडिंग लेंथ अच्छी हो, आप थोड़ा डराते हो, तो आप थोड़ा-सा आपकी बात बन सकती है। हुँ, तो मुश्किल है, मुझे मुश्किल लगता है। है कि अभी तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें श्रीलंका से कैसे जीतना है। आई होप जीत जाएँ, क्योंकि अब कभी हम ओडीआई वर्ल्ड कप में हारे नहीं हैं श्रीलंका से, तो आई होप कि हम ये एज़ाज़ बरकरार रखें, और हारे नहीं। कौन इससे सी ये होगा कि कौन सी कुछ वो हमें टीम्स। कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी, हाँ, बोलिए। बस मेरी बात इतनी थी। कौन सी वो टीम्स हैं जिसमें पाकिस्तान, आप कहते हैं भाई पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, वो जीत ही नहीं सकता इस वर्ल्ड कप में इस टीम के खिलाफ? ओके। मुझे ऐसा लगता है जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान का चांस नहीं है, वो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है शायद। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की टीम शायद ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारती, मतलब जो प्लेयर्स हैं उनसे नहीं हारती, ऑस्ट्रेलिया के नाम से हार जाती है पाकिस्तान की टीम। ऐसा होता है। हाँ, हाँ, और अब इस वक़्त जिस पॉइंट पे पाकिस्तान की टीम है, मुझे तो लग रहा है उनके लिए ये बहुत बड़ा हौवा है, और सेम गोज़ विद इंडिया। सेम गोज़ विद इंडिया, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से इस हौवे से रिकवर किया था 2021 टी20 वर्ल्ड कप में। तो उनको समझ आ गया था कि यार इंडिया की टीम भी हमारे टक्कर की है कॉम्पिटिशन के लिए। लेकिन इंडिया की उस 228 रन की डिफीट ने इतना बुरा दंत मारा है ना कॉन्फिडेंस को पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान वापस इतनी नीचे जाके गिरा है कि अब वहाँ से रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा।
कि हम जब इंडिया से खेल रहे हो, अब आप सोचे ना अहमदाबाद में कितना क्राउड है, मेरे ख्याल से लाख से ऊपर की कैपेसिटी है वहाँ ऐसा पे। ही है। लाख से ऊपर की कैपेसिटी, इंडिया-पाकिस्तान का मैच, एक बंदा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया के लिए चीयर कर रहा है। ये लड़के कहाँ खेल पाएँगे? मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, कहने का मकसद है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ना, हद से ज़्यादा प्रेशर होगा। तो मतलब उनके लिए फ़ील भी हो रहा है कि इतने ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि हमें कोई इतनी आदत नहीं है कि हमने ठीक है मेलबर्न वाला मैच खेला था, लेकिन उस वक़्त हमारी टीम सेटल थी, फॉर्मेट भी डिफरेंट था। वहाँ भी क्या हुआ कि प्रेशर में आके हम बॉटल कर गए। और श्रीलंका में तो जबकि कोई क्राउड भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे उनकी होम कंडीशंस होंगी, उनको पता है कैसे खेलना है। उन्होंने हमें 2 ओवर में कुटस लगा दिया, हम क्या करेंगे? हम तो बॉलिंग ऑप्शंस खत्म हो जाएँगे हमारे पास। या तो टीम यूजुअली ये करती है, अगर उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही होती, तो फील्ड प्लेसमेंट से आपको घेरना शुरू करती हैं और फील्डिंग अच्छी करती हैं, फील्डिंग की 2-4 एफर्ट अच्छी करती हैं, जिसकी वजह से बैटिंग टीम को प्रेशर में लेके आती है। हमारा वो भी एरिया हमारा कमज़ोर है, हम वो भी नहीं कमज़ोर है, करते, हाँ, फील्ड प्लेसमेंट भी हमारी अच्छी नहीं होती, फील्डिंग के बारे में खैर क्या ही बात करें। सही बात है। तो मुझे इसलिए चांस लगता है कि इंडिया से हमारा चांस बहुत कम है। चाहता तो हूँ मैं कि ऑब्वियसली हम जीतें, चांस कम है। सेम गोज़ विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से जो हम अगर हारेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के नाम की वज़ह से हारेंगे बस। वरना ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा नहीं सकते, लेकिन वो जो हौवा है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम का, वो चीज़ हमें परेशान करेगी। ठीक है। बाबर आज़म की बैटिंग क्यों नहीं चल रही? लोग कह रहे हैं कि बाबर आज़म मैच विनर नहीं है, जस्ट लाइक विराट कोहली। तो क्या मसला क्या है? इतना लैग क्यों कर रहा है बाबर आज़म? आता तो वन डाउन ही है सेम विराट कोहली की तरह। ओके, बहुत मुश्किल आपने मुझसे सवाल कर लिया और मैं कोई भी बात करूँगा बड़ी सोच समझ के, बड़ी सँभल के करूँगा, वरना मुझे गद्दारी के सर्टिफ़िकेट करसी वक़्त भी मिल सकता है, ठीक है? तो बड़ा सोच समझ के सँभल के मुझे बात करनी पड़ेगी। अच्छा देखें, जहाँ तक बाबर की बात है, देखिए यार बाबर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर है। ये बात मैंने 2019 में की थी और मैंने काफ़ी क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ा था मुझे अपने पेजेज़ पे, क्योंकि उस वक़्त मैं कोई वीडियोज़ नहीं बना रहा था। मैं अपने राइट अप लिखा करता था और लोगों ने बहुत मुझे सुनाया था, गालियाँ दी थी। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है ठीक है, बाबर आज़म ने कैप्टेंसी कर ली और पाकिस्तान को किसी पॉइंट पे लेके आ गया कि आप अगर स्टैट्स में देखें तो मोस्ट नंबर ऑफ विन्स और ये और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? वो सब है, मानते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि देखिए इतनी लंबी जो टेन्यूर है, 2019 से जो वर्ल्ड कप के बाद जो सरफराज को हटा था, तो उसके बाद बाबर ही बना था। तब से लेके अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूजुअली 4-4 साल तक कैप्टन नहीं टिकते। मैं बिल्कुल हकीकत आपको बात बता रहा हूँ। हुँ, 2011 में हुआ था कि जब अफरीदी चला गया था, 2011 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले ली और इस तरह की कोई कहानी थी, तो मिसबाह को कैप्टन बनाया था। मिसबाह वो शायद एक कैप्टन था, 2011 से लेके 2015 वर्ल्ड कप तक कैप्टन रहा था और फिर रिटायर होके ही निकला था। हुँ, उसके बाद सरफराज आया, अज़हर अली 1 डेढ़ साल में निकल गया। हुँ, सरफराज आया, सरफराज 2 साल के अंदर निकल गया। हुँ, उससे पहले हिस्ट्री में चले जाएँ अफरीदी से पहले कौन था आपका? यूनुस खान था। हुँ, यूनुस खान से पहले के बाद फिर एक सीरीज़ के लिए मोहम्मद यूसुफ भी आया था। फिर 2000 ईस्वी के बाद जो है शुएब मलिक भी आया था। मतलब अभी आप कैप्टन गिनें, हर 1 साल में एक कैप्टन चेंज हो रहा है। ऐसा ही है। ठीक है? तो रिकॉर्ड तो बन ही नहीं सकते ना, और जब वसीम अख्तर वाला टाइम था तब भी यही होता था। कभी वसीम कैप्टन, कभी वकार कैप्टन, कभी राशिद लतीफ़, कभी मोइन खान, कभी आमिर सुहेल, तो कभी सईद अनवर भी बना था कैप्टन। हुँ, ये सब चला करता था। हुँ, तो कहने का मकसद है हर एक-एक डेढ़-डेढ़ साल में अगर कैप्टन चेंज होते रहेंगे, तो कोई रिकॉर्ड थोड़ी बना सकेगा कि मोस्ट नंबर ऑफ विन्स और इस तरीके से। तो बाबर आज़म इन दैट एस्पेक्ट थोड़ा लकी है कि उसको कैप्टेंसी का जो स्टिंट है, वो थोड़ा लंबा मिल गया, ठीक है? लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, लोग इससे डिफर कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके पास बाबर आज़म जैसा प्लेयर हो, ठीक है? अ, ख़ास तौर पर उस नेशन के लिए जिसके पास बैटर्स की बड़ी किल्लत रही है, नहीं आते ना हमारे पास। मेरे ख़्याल से वो यूसुफ वाला ये आखिरी जो था, जो क्लासी बैट्समैन था। हुँ, सईद अनवर यूसुफ और मेरे ख़्याल से बाबर आज़म ने जो क्लासी बैट्समैन। क्लासी बैट्समैन हाँ। इंडिविजुअल बड़ा बैटर था, लेकिन मैं क्लासी के कंसिस्टेंट भी हो, क्लासी भी हो, रंग भी हो, सारी चीज़ें हो, यही हुँ, टीम थी। अब इसमें सिलसिला ये है, जब आपके पास एक ऐसा बैटर हो, तो आप कोशिश करते हो कि ये आपका एसेट है, बाबर आज़म इज़ योर एसेट। उस एसेट को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन आप उसकी कैसे करते हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप देखें कि बाबर आज़म, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बाबर आज़म को आप कैप्टेंसी के उसके अंदर आप क्यों डाल रहे हो? वो एक बंदा को आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दे रहे हो, जबकि वो बैटिंग में नंबर 3 पे आके बहुत अच्छे इनिंग्स खेल सकता है, उसके ऊपर आप कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं दो। और देखो बात ये है कि अगर एक बात मैं ये कहता हूँ, अगर बाबर आज़म के अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, अगर उसको कैप्टेंसी स्किल नहीं है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हर बंदे में हर चीज़ मौजूद नहीं हो नहीं सकती। होती हाँ। ये फैक्ट है, ये हुँ, समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हर बंदा बैटर भी अच्छा हो, कवर ड्राइव भी अच्छी हो, कंसिस्टेंट भी हो, तेज़ भी खेले, पावर हिटिंग भी करे और फिर कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी करे, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, ऐसा रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता।
ये इसीलिए ये नहीं होता ना, इसीलिए ही टीम में 11 बंदे होते हैं। अगर एक बंदा सब कुछ कर लेगा ना, तो फिर 11 बंदों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। इसलिए टीम बैलेंस किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबर आज़म कैप्टन उस वक़्त भी नहीं बनाया जाता, किसी दूसरे को कैप्टन बना दिया जाता, मुझे नहीं पता कौन, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है बाबर आज़म जैसे एसेट को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया जा सकता था। लेकिन सॉरी, अब चीज़ जिस पॉइंट के ऊपर है, बाबर आज़म को पूरा नेशन जो है वो कैप्टेंसी के लिए बैक कर रहा था। ठीक है? ऑब्वियसली अब टाइम गुज़र चुका है, अब हम किसी और को कैप्टन बना नहीं सकते। वर्ल्ड कप से पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ, और अब जो डिज़ास्टर जो हमारा हुआ है एशिया कप में बिल्कुल 1 महीने पहले हुआ है, तो हमारे पास हुँ, टाइम ही नहीं था कैप्टन चेंज करने का और ये सारी चीज़ें करने का। बट येस, बाबर आज़म ने स्टेप लिया अपने स्क्वाड के लिए, उसने कहा कि मुझे स्क्वाड चाहिए, वर्ल्ड कप में चलेगा। देखिए, अब बाबर आज़म ने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी, जो कुछ है अब उसके लिए यही है। ये वर्ल्ड कप जैसा जाएगा, यही उसका डिसाइड करेगा फ्यूचर एज़ अ कैप्टन। अगर सक्सेसफुल रहा हुँ, तो कैप्टेंसी बरकरार रहेगी, नहीं रहा अगर सिंपल ही है कि अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं किया पाकिस्तान ने, तो बाबर की कैप्टेंसी मुझे लगता है शायद चली जाए। और अच्छा। सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया और फिर वहाँ देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में हम मैच जीतते हैं या अगर हारते हैं, तो सिनेरियो क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है, सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। उस हिसाब से मैटर करेगा कि आगे उसका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन मुझे अपनी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर बाबर अपनी कैप्टेंसी को छोड़ के अगर उसके ऊपर ज़्यादा लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, ये नहीं है जो अपने माइंड में लेके आते हो, तुम कराची में बैठे हो, तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, कैफी भाई का जो ओडीआई करियर है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब लास्ट उनकी जो वो थी, वो 2023 का वर्ल्ड कप था। अब उनके पास अब नेक्स्ट वो क्या होगा? अपने माइंड में क्या लैंडमार्क? कुछ भी नहीं होगा ना, खत्म हो गया। तो अब उनको चाहिए कि वो अब अपनी रेड बॉल के ऊपर फोकस करें, ठीक है? तो ये कोई कैंपेन नहीं है किसी के लिए। लेकिन एक बात है जो कि मेरा ओपिनियन है कि मैं खुद चाहूँगा कि बाबर जैसा बंदा जो है हम उसको मैक्सिमम कैपिटलाइज़ करें, उस एसेट को। और मुझे लगता है कि हम उस एसेट को हम कैपिटलाइज़ नहीं कर रहे, उसको कैप्टेंसी में डाल के। अगर वो एज़ अ बैटर होता तो शायद इतने सारे मैचेज़ आप देख सकते हैं जहाँ पे बाबर फेल हुआ है, वहाँ पे हो सकता है वो परफ़ॉर्म कर देता। 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो इंडिया वाला मैच था, बाबर का आप कॉन्फिडेंस चेक करें। जिस तरीके से वो कवर ड्राइव मार रहा था, जिस तरह उसने एक मेरे ख़्याल से उसको कुलदीप को स्लॉप किक मारा और शायद एक उसको भी मारा है। ये कौन-सा है यार उनका, ये अश्विन? जिसके हाथों बाबर आउट सॉरी कुलदीप का तो मैं नाम ले चुका हूँ, वो था यार चाहल और चाहल, हाँ, कुलदीप को चाहल। इन दोनों को मारा था उसने। उस शॉट में आप कॉन्फिडेंस चेक करें, वो 2019 वाला बाबर था। तो हुँ, वक़्त के साथ बाबर इम्प्रूव भी होना चाहिए ना, बाबर कोई आके बाबर को 10-12 साल तो नहीं हो गए कि अब तो बाबर का जो है वो डाउनफॉल होना आना स्टार्ट हो गया। अभी तो बाबर का राइज़ है। सही बात है। अब राइज़ होना है, यहाँ से बाबर को अपने आप को बताना था दुनिया को कि हाँ, ये 2019 में उसने अपने आप को मार्क कर लिया था कि हाँ, मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक बड़ा स्टार हूँ, जो कि अब मैं दुनिया में माना जाऊँगा। हुँ, लेकिन फिर आप दुनिया में आपको कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, तो वो फिर आपने नेक्स्ट बड़े इवेंट में आपको करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो शायद कैप्टन ना होता, तो शायद वो पॉइंट होता कि बाबर इस वक़्त सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज़ बन चुका होता। ऐसा नहीं क्योंकि परफॉर्मेंसेज़ अभी नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े मौकों पे जब अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाते डिलीवर, तो मुझे लगता है कि अगर कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं होता, तो वो शायद कर चुके होते। और शायद विराट कोहली कैप्टन भी नहीं है, इसी वजह से वो टॉप नॉच परफॉर्मेंस भी दे पा रहा है। वो जो कैप्टन एग्ज़ैक्टली, था, एग्ज़ैक्टली। तो वो बॉटल कर रहा था वो। एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट है अगर आप नोट करें कि विराट कोहली जैसा बंदा मैं लोगों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कोई कंपैरिज़न की बात नहीं हो रही। जो लोग बाबर अगेन मैं आपकी वीडियो में फिर जो आपका ये पूरा वो है शो है इसके अंदर मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। उन लोगों से मैं बात नहीं कर रहा जो बाबर सन, कोहली सन वाली गंदगी कर रहा है। मैं प्योर क्रिकेट फैन से बात कर रहा हूँ। जो विराट कोहली है ना, विराट कोहली को हम जब से डेब्यू हुआ है उस वक़्त से देखते आ रहे हैं। जब भी कोई बाबर से कंपैरिज़न नहीं होता। हम लोग जो विराट कोहली सिर्फ विराट कोहली की भी बात करें, विराट कोहली हमारे लिए हम जैसी जनरेशन के लिए ना एक सॉर्ट ऑफ एक सुपर हीरो फिगर है। उसकी वजह ये है कि जब विराट कोहली आया था ना, देखो बाबर का डेब्यू तो बहुत बाद में हुआ है ना, तो अभी हम बाबर की बात नहीं कर रहे, बाबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, इस पे करेंगे वो सारी चीज़ें। हम बात कर रहे हैं अभी विराट कोहली की। विराट कोहली जिस वक़्त आया था, 2008-9 में उसका डेब्यू हुआ था। उस वक़्त से आते ही उसने 2011 का जो आपने देखा होगा 2011 में जो वर्ल्ड कप था, उसमें उसने बड़ी अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी थी। 2012 में फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने एशिया कप में बहुत बड़ी परफ़ॉर्मेंस बहुत बड़ी 180 कितने परफॉर्मेंस, रन हाँ। मार दिए थे, वो थे। हुँ, फिर वो जो वहाँ पे जो ट्रायल सीरीज़ थी, वहाँ पे पता नहीं 36 ओवर में कितने इंडिया को 300 चाहिए थे, हुँ। 300 प्लस चाहिए थे फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए, वहाँ भी कर गया। ये वाली जनरेशन को ये जो जो कोहली सन, बाबर सन करते हैं, इनको ये बातें पता भी नहीं नहीं होंगी पता है इनको, कि हाँ, ये सही सब बात। क्या हुआ है, कब हुआ है ये। इन लोगों ने तो शायद क्रिकेट ही शायद 2017 के बाद देखना शुरू किया या
कोविड में बैठ के और वो क्रिकेट जो देखता एशिया था। कप वाला मैच था जिसमें हफीज और नासिर जमशेद ने दोनों ने सेंचुरी पार्टनरशिप एग्जैक्टली मैं दिखाई थी, उसी की बात कर रहा हूँ ना, उसमें वो उसने तो 180 हमने प्लस कहा था कि रन वो तो हम किए थे। जीते हुए मैच, विराट कोहली ने हाँ आके तबाह बिल्कुल, कर दिया था। बिल्कुल हमने 330 के करीब को स्कोर किया था, तो हमारे हिसाब से तो हम जीत ही गए थे, पहली इनिंग्स बिल्कुल। में ही हम जीत गए थे। लेकिन उसने क्या इनिंग्स खेली, हमारे होश उड़ गए। एक्चुअली दैट वाज द पॉइंट, जब पाकिस्तान ने विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैंस बने थे कि उसने बड़े, देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच ना बड़ा होता है, बड़ा मैच होता है, इसको कहते हैं बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना। जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, जब वहां पे शाहीन, बाबर और रिजवान ने परफॉर्म किया ना बड़े स्टेज पे, तो दुनिया ने उनको एक्नॉलेज किया कि ये पाकिस्तान के 3 बड़े स्टार हैं। और फिर आपको कंसिस्टेंटली बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करना पड़ता है ताकि दुनिया को एक्नॉलेज करे, ठीक है ना? उन्होंने किया, इसलिए वो इसीलिए बड़े पर्दे पे आए ये तीनों, कि ये पाकिस्तान के 3 सुपरस्टार हैं। उसके बाद इस चीज को कंटिन्यू करना पड़ता है। सेम गोज विद विराट कोहली ने न्यूमरस टाइम ये काम किया हुआ है और वो करता चला आ रहा है। शुरू से आप देखें कितनी उसकी सेंचुरीज हैं, कितने मैचेस में वो कर चुका है। लोग कहते हैं कि वो जो उसमें नहीं चलता, क्या आईपीएल। नॉकआउट मैचेस होते हैं उसके अंदर अच्छा, नहीं करता। नॉकआउट लोगों मैच। ने नॉकआउट मैचेस पता है क्या, वो फिल्टर निकाल लेते हैं। वही अगेन मैं कह रहा हूँ 2017 के बाद शायद क्रिकेट देखना उन्होंने स्टार्ट किया, तो जितना उनको समझ आता है वो उतना करते हैं। भाई 2014 का भी जो वर्ल्ड T20 था, उसमें एक मैच था ऑस्ट्रेलिया से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, वो आज की जनरेशन है, तो जाके देखें कि इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट कितना था और विराट कोहली ने जिस तरह रनिंग की, जिस तरीके से विदाउट ऊपर शॉट्स मारे बगैर, एक जहां पे आप इस मुश्किल से एक सिंगल रन लेते हो ना, वहां से 2-2 रन निकाले धोनी के साथ और वो मैच जितवाया इंडिया को। मेरे ख्याल से उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो शायद 16 तक पहुंच गया था, 14 या 16 तक पहुंच गया था और उसने वो मैच निकलवा के दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका से जो मैच था सेमीफाइनल, वहां पे विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दी, 78 या 80 रन कुछ किए थे, वहां भी उसको निकलवा के दिया। उसके बाद जो फाइनल था, फाइनल में भी विराट कोहली ने 70 या कुछ किया, तो वो तो युवराज सिंह जो है वो स्लो खेल गया तो इंडिया हार गया, वरना उसने वो भी जितवा दिया था। बेतहाशा मैचेस। उसके बाद हम इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें, 2012 का T20 वर्ल्ड कप, 2014 का T20 वर्ल्ड कप, 2016 का T20 वर्ल्ड कप, हम्म। 2016 का एशिया कप, सब में जो है कंसिस्टेंट क्या है डिफरेंस, विराट कोहली, विराट विराट कोहली। कोहली, विराट कोहली। अब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता ही बड़ा है और जब बड़े मैच में विराट कोहली आपको साइड लाइन खेल चले आ रहा है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की विक्ट्री के बीच में हर जगह विराट कोहली आ रहा है, इट मीन्स वो कैरेक्टर है ना, उसके अंदर वो एबिलिटी है। मुझे हम्म। याद है 2015 के वर्ल्ड कप जो होने वाला था, हम्म। उससे पहले विराट कोहली की फॉर्म के बड़े बातें चल रही थी। ये भी बात आज की जनरेशन को याद नहीं होगी। तो लोग बड़ा बोल रहे थे कि यार विराट कोहली की फॉर्म बहुत खराब है, क्या हम्म। होगा, ओपनिंग मैच है पाकिस्तान से। उसका क्या हुआ, अफरीदी बॉलिंग कर रहा था, वो बहुत घबराया हुआ था। उसने जो है वो लॉन्ग ऑन की तरफ या डीप मिड विकेट की तरफ उसने शॉट मारी और यासिर शाह ने कैच ड्रॉप कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही पता था। नहीं कितने लोगों को ये बात याद होगी। वो कैच ड्रॉप हुआ है, उसके बाद कोहली ने वहां से सेंचुरी मारी और फिर कोहली रुका नहीं। बड़ा प्लेयर जो होता है ना, उस बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करता है। लोग कहते हैं लकी है, हर बार कैच छूट जाता है। यार कैचेस बहुत सारे लोगों के छूटते हैं, ठीक है? हाँ, और हर बंदा सेंचुरी नहीं मारता, सही बात है। या हर बंदा जो है वन साइडेड गेम लेके नहीं चला जाता। तो इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से लोगों को कोई ट्रिगर नहीं होना चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, बल्कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जब आप अच्छे प्लेयर से इंस्पिरेशन लोगे ना, तो फिर आप खुद भी जब आप, अगर आप एज ए क्रिकेटर अच्छे प्लेयर से इंस्पिरेशन ले रहे हो, तो फिर आप अच्छे प्लेयर ही बनोगे। सही। आपको किसी ने कहा, जरूरी नहीं है कि अगर आप क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, पूरी दुनिया में ज्यादा कंट्रीज में होती है। आप सबके प्लेयर्स को आप एज एन इंस्पिरेशन देख सकते हैं। आप लारा को देख सकते हैं, आप पॉन्टिंग को देख सकते हैं, आप डिविलियर्स को देख सकते हैं, चाहे तो हाशिम आमला को देख सकते हैं, संगकारा को देख सकते हैं। संगकारा क्या जबरदस्त बैटर था। मैंने तो एक बार वो किया था, बाबर की एक वीडियो थी, उसको मैंने फ्लिप मिरर करके देखा था, तो आइडिया हुआ कि ये जो है वो राइट हैंडर से कुमार संगकारा की तरह बैटिंग करता है, ये बाबर आजम। हाँ। तो कहने का मतलब है कि अच्छे प्लेयर है दुनिया के। ऐसा नहीं है हम्म। कि अगर आप पाकिस्तान में पैदा हो गए तो नहीं भाई मैं एनजी भाई को फॉलो करूंगा, मैं सईद अनवर को हम्म। फॉलो करूंगा, मैं या यूसुफ भाई को फॉलो करूंगा। नहीं, करें, उनको भी करें, हम्म। लेकिन दुनिया के बड़े नाम है, बड़े प्लेयर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर जुर्माना नहीं होगा, जुर्माना नहीं कोई है। जेल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप कर सकते हैं भाई, सही। लीगल है, ये जायज काम है। और दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारी आजकल की फैन बेस है वो ज़्यादातर कंट्री राइवलरी ज़्यादा लेकर आती थी कि यार ये इंडिया का प्लेयर है, इसको कैसे तुम सपोर्ट कर रहे हो, विराट कोहली इंडिया का प्लेयर है, रोहित शर्मा इंडिया का प्लेयर है। हाँ यार, देखिए मैं इस पे आपको ये कहूँगा, एक्चुअली जो है ना, देखिए आपको फैन होना चाहिए। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे पर्सनली बाबर बहुत पसंद है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि उसको हमें हर वक़्त सक्सेसफुल देखूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब वो फेल होता है। और देखिए बात ये है कि आपको ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि अगर आप जिसके फैन हैं, एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं कि वो बंदा परफेक्ट हो, वो प्लेयर परफेक्ट हो। वो गलतियाँ भी करेगा, मिस्टेक्स भी होंगी, और अगर आप उस उन मिस्टेक्स पे बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप कोई उसके अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है? क्रिटिसिज़्म अगर वैलिड क्रिटिसिज़्म है तो वो है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में और शायद ये इंडिया में भी है ही, कल्ट बन जाता है। कल्ट समझते हैं ना आप क्या होता है? कल्ट ये हुँ, होता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो खत्म हो जाती है। जाती है, हाँ। आप बस कहते हैं कि प्लेयर वर्शिपिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये बहुत डेंजरस चीज़ है और ये पहले हमारे पॉलिटिकल सेटअप के अंदर भी होती है, दोनों कंट्रीज़ में, और फिर ये चीज़ अब क्रिकेट के अंदर भी आ क्रिकेट गई के है। अंदर भी तो होती एक्चुअली है। माइंडसेट वही है ना, तो माइंडसेट चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप थोड़ा रेशनली सोचें, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, मैं एक प्लेयर का फैन हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यार उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, वो भी इंसान है। हुँ, अगेन मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर लोग बात करते हैं कि बाबर के अंदर कैप्टेंसी स्किल नहीं है, तो मैं कहता हूँ उसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि हर बंदे के अंदर हर हर चीज़ नहीं हो सकती। नहीं हो क्या सकती। बाबर आज़म जैसी कवर ड्राइव किसी के पास है? नहीं। क्या बाबर आज़म जैसा फ्लिक किसी के पास है? नहीं है। बाबर आज़म स्ट्रेट ड्राइव मारा करता था, शायद अब तो वो कम हो गई हैं। हुँ, वैसी स्ट्रेट ड्राइव बहुत कम लोगों के पास है। क्या जितना कंसिस्टेंटली बाबर आज़म खेलता था, कोई खेलता है? नहीं। तो जब इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाबर ये सारी चीज़ें भी करे और फिर कैप्टेंसी भी करे? नहीं हो सकता ना। नहीं हो तो मेरे सकता। हिसाब से इतनी कोई बुरी बात नहीं है और ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा, अगर कैप्टेंसी उससे नहीं होती तो कोई बात नहीं। जिस तरह का वो पाकिस्तान का एसेट है, बहुत लार्जर क्राइटेरिया में वो पाकिस्तान को अभी भी सर्व कर सकता है। ओके जी। बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कप कौन है और क्यों? मैं बोल रहा हूँ जो सिर्फ़ वर्ल्ड कप, एक का अच्छा नाम ये लेना है आपने। बड़ा सब्जेक्टिव वो है, ये इसका जो क्वेश्चन है आपका, मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या होना चाहिए और बाद में लोग इस क्लिप को पकड़ के कोई ट्रोल ना करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि यार ये बहुत वेरी करेगा पिचेस के ऊपर ना, कि पिचेस कैसी हैं। अब आप देख लें जो श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाली पिच थी, उसके अंदर क्या हाल था, वो फुल रोड बने हुए थे। आज की जो चेन्नई की पिच थी, एक्सपेक्टेड ही था कि वो स्पिन पिच होगी और एग्ज़ैक्टली फिर वही हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया में अगर आप देखें तो स्पिनर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके स्पिनर बिल्कुल ही लग रहा था हमसे ही बुरा उनका वो स्पिन अटैक है। हुँ, तो इस तरह आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन-सा बॉलर अच्छा है। अगर आप उनकी बात करते हैं कि अगर आप कहते हैं बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर, तो उसपे हम बात कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। उसमें ये होगा कि मैं अभी भी हारिस रऊफ को रेट करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ ठीक है, वो सारा जितना भी हमारा एशिया कप वाला एपिसोड हुआ, हो गया। लेकिन हारिस रऊफ को लोगों को देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको दूसरी एंड से सपोर्ट मिले। हुँ, शाहीन उस लेवल की बॉलिंग करे, ताकि जब थोड़ा प्रेशर रहेगा तो हारिस रऊफ उस लेवल की बॉलिंग कर सकता है जिसके लिए वो जाना जाता है। यस, बुमराह को भी देखना होगा, बुमराह ने जब से रिटर्न किया है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मुझे मिचेल स्टार्क में लगा कि भाई क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वार्म अप मैचेज़ में भी अच्छी बॉलिंग की थी। यहाँ भी जबकि आइडियली अगर देखें तो जब भी वो इंडिया गए हैं तो इंडिया में जाके हुँ, उनकी सही से उनका फटा लगता है। इतने इफेक्टिव होते नहीं हैं वो इंडिया में, लेकिन इस बार लग रहा है कि वो कुछ अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ हैं। इत्तेफाक से आज मैं जब मैच देख रहा था तो मैंने पैट कमिंस के स्टैट्स देखे। हुँ, 78 मैचेज़ पैट कमिंस ने खेले हैं और एक 5 विकेट हाल लिया था, एक। और वो जो 5 विकेट हॉल था वो 70 फॉर 5 था। मतलब 70 रन देके 5 5 विकेट है विकेट। और उनका जो इकोनॉमिक रेट था वो भी कोई 5.2 था। तो मैंने कहा यार पैट कमिंस कोई बहुत इफेक्टिव बॉलर तो नहीं हुआ फिर हुँ, ओडीआई क्रिकेट के अंदर। होगा, टेस्ट में अच्छा बॉलर होगा, लेकिन ओडीआई में तो नहीं हुआ। मतलब अगर आपका एक 5 विकेट हॉल है 78 मैचेस के बाद हुँ, और वो भी 70 रन 70 रन देके, तो देके। वही हुआ होगा ना कि अंड के शंड बैटर एंड में मार रहे होंगे, हुँ, आपको विकेट मिल गई होंगी। यही हुँ, हुआ होगा और क्या हुआ होगा, 70 बिल्कुल। रन ऐसे ही तो नहीं पड़ते ना। हाँ, जी, और फिर आपका इकोनॉमी रेट 5.23। ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर को बैटर इतनी आसानी से नहीं मारते, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका 5.23 इकोनॉमी रेट है, इसका मतलब है कि आप ओडीआई क्रिकेट में इतने इफेक्टिव नहीं हो। तो नहीं हो। पैट कमिंस को तो मैं इस लिस्ट से निकाल ही देता हूँ। बाकी अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह से मेरी पनौती इतनी मशहूर है, ऐसा ना हो कि ये लीडिंग या विकेट टेकर बन जाए टूर्नामेंट का। तो ये एक है और उसके अलावा कि बोल्ट का पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं उसको कहाँ रेट करूँगा टर्न बोल्ट को, बट येस स्पिनर्स को इस आपको टूर्नामेंट में देखना होगा। अभी तक अफ़गानिस्तान ने प्रॉपर्ली राशिद खेला खान। नहीं है, तो जो राशिद है, राशिद को देखना होगा, राशिद उस पिच पे कैसे बॉलिंग करते हैं। कुलदीप यादव जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुलदीप यादव को जो है ना वो माइंड में रखना होगा कि वो भी कहीं जडेजा वॉच भी आउट बहुत फॉर अच्छे होगा। हैं, जडेजा। जडेजा का ये है कि जडेजा बहुत, मुझे तो वो लगता है बड़ा एक हैंडी प्लेयर है, लेकिन इंडिया में उनकी काफ़ी बुराइयाँ होती हैं। वो लोग कहते हैं कि बस जब कंडीशन मिलती है वो तभी परफ़ॉर्म करता है, वरना नहीं करता। अच्छा, तो मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि हैंडी आपका एक वो है, ऑल-राउंडर है, उससे आपको फ़ायदा होता है। आज विकेट लिए नहीं, लेकिन हो सकता है अगला मैच में कोई डिफरेंट पिच हो, हुँ, बिल्कुल रोड पिच हो, तो हो सकता है वहाँ पे बिल्कुल ही विकेट ना मिले। सही। लेकिन येस, वन गाय इज़ अश्विन। अश्विन। अश्विन को मैं कहूँगा वो इतना एक्सपीरियंस है, वो बंदा इतना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से विकेट्स निकालता है। ऑफ स्पिनर है ना, और हर टीम के पास लेफ्ट हैंडर्स तो भरे ही पड़े हैं। ख़ास तौर पे जो सेना कंट्रीज़ हैं, उनके पास तो लेफ्ट हैंडर्स होते ही हैं होते ही हैं। मिडल ऑर्डर में। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अश्विन काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो ये कुछ हैं यार, इंडिया के ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, और ज़्यादा। भी टीम्स के नहीं लगता। कौन-कौन है और दूसरी टीम्स के अंदर?
इंग्लैंड में कौन बुरा खेल रहा है? मार्क वुड है हमारे पास, मार्क वुड को तो अच्छी खासी कुट लग गई थी इस चोट बार। लग गई थी, हाँ। और आदिल अ, राशिद पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि लेग स्पिनर जो है इस टूर्नामेंट में बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। उनको अच्छा, कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। या आज भी आप देखिए जंपा को जो है, जंपा का भी सही काम खराब हो गया काम था पहले खराब हो गया, वन हाँ। से। और शादाब भी कोई खास इफेक्टिव नहीं थे पहले मैच में। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेग स्पिनर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। नहीं होंगे। कंपैरेटिवली मैक्सवेल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था जो ऑफ मैक्सवेल, स्पिनर है। हाँ। हमारे जबकि हाँ, जबकि लेफ्ट हैंडर भी नहीं था, वरना लेफ्ट हैंडर होता तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होता। राइट हैंडर्स को अगर एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर फँसाना शुरू कर दे, तो ये बड़ी बात होती है। तो वो ये चीज़ है। इवन के उसकी चाचा जो हमारे स्टी मैनिया, भाई उन्होंने भी बॉल पकड़ी ऑफ स्पिन, उन्होंने वो भी भी, हाँ, विकेट ले ली उन्होंने भी। करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया अपना। तो अगला सवाल ये है कि एशिया कप में के बाद जो है, आपको क्या लगता है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रहा है? मतलब इतना बड़ा ड्रामा जो हुआ है कि यार हम नहीं आएंगे, और कुछ मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो भी नेपाल वर्सेस श्रीलंका या फिर बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका हो रहे हैं। मेन मैच जो एशिया कप का था, जो हम सबको देखना था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पाकिस्तान में हो, वो नहीं हुँ। हुआ। तो क्या आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा इंडिया पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं दूर-दूर तक चांस नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंडिया के ना आने की, क्योंकि इंडिया का जो एक्चुअल मसला है ना, जो पाकिस्तान के साथ डिस्कस करते हैं, जो क्लेम करते हैं वो, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी बॉडी है, जो कि इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए रेडी है। ठीक है? कि वो एक बार बैठ के बात तो करें, हाँ भई आप अपना मसला बताएँ, कि क्या है? आपको क्या करना है? अच्छा आप चाहते क्या हैं? आप क्या इश्यूज़ हैं आपके? आप ज़रा बताएँ। आप ये जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं, इस चीज़ को सपोर्ट भी करें। आप बताएँ क्या एविडेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं? अगर कोई चीज़ आपको निकलता है कि अगर हम मिस्टेक करें, तो हमें चाहिए कि एक्सेप्ट करें। ठीक है? और अगर नहीं है तो आप उनको बताएँ कि नहीं जी, ये आपकी आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेबल टॉक बहुत ईज़िली हो सकती है। 2 मैच्योर कंट्रीज़ हैं, 2 सोवरेन स्टेट्स हैं, बैठ के आराम से बात हो सकती है, चाहें तो। नहीं चाहें तो नहीं हो सकती, ठीक है? अगर पीछे आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, तो फिर तो नहीं हो सकती, ठीक है? और बात ये है कि सच्ची बात है कि इंडिया के पास इस वक़्त इतनी पावर है क्रिकेट में, वो लोग चाहें तो देखिए ना, उन्होंने एक्चुअली एशिया कप में जो पाकिस्तान के साथ किया, कि मैं अगेन इंडियन टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन नेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं गलत क्लैरिफ़ाई कर हम्म। दूँ। ये मैं बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट से अलग नहीं कर सकते, और इसी तरीके से पीसीबी को पाकिस्तान गवर्नमेंट से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जो हायरिंग्स होती हैं वो पॉलिटिकल हायरिंग्स होती हैं, दोनों कंट्रीज़ के बोर्ड्स के अंदर। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें ऐसे-ऐसे करना है, और उन्होंने एक्चुअल में पाकिस्तान को शो करवाया कि भई आपका कोई लेवल नहीं है। आपका कोई लेवल नहीं है, और सही हम लोग बात। जो चाहते हैं उसकी, और उसमें फिर एक बात और भी है कि जिस बोर्ड के 6 महीने में 4 चेयरमैन चेंज हो जाएँ, वहाँ पे क्या चीज़ हो, वहाँ उसको कौन सीरियस लेगा? आप खुद सोचें, उसको कौन सीरियस, उनकी कोई बात भी सुनेगा? नहीं सुनेगा कोई। इसी तरीके से अगर हमारी बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमें तो, हम तो उस पॉइंट पे पहुँचे ही नहीं ना, अभी तो हमारे इंटरनल इतने मसले हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 2025 तक जो है हम इस सिचुएशन में होंगे कि शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा भी वो पाए। होस्ट भी कर सकें, जबकि ऐसी हम्म। कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन एक सीरियसनेस रिक्वायर्ड होती है ना, मतलब अब हर चीज़ ऐसी हो रही है, बस कर दो, करवा दो, ऐसे नहीं होता। मतलब अगर आप चाहते, तो आप ये बोलते ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच श्रीलंका में होगा। इंडिया के जो मैचेज़ हैं वो सारे श्रीलंका में होंगे, लेकिन उसके अलावा सारे मैचेज़ पाकिस्तान में ही होंगे, चाहे वो सुपर 4 के हों, चाहे वो किसी और के हों। पाकिस्तान श्रीलंका का भी पाकिस्तान में ही होना चाहिए था। सारे मैचेज़ एक्सेप्ट इंडिया के, वो सब पाकिस्तान में होने चाहिए थे, और स्टार्टिंग में ही कंडीशन डालनी चाहिए थी कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में गई, तो फिर फाइनल जो है वो श्रीलंका में होगा, वरना नहीं एंड होगा, ऑल्सो मुझे वरना लगता है कि पाकिस्तान में होगा। ट्रैवल के चक्कर में पाकिस्तान काफी जो है ना, मतलब थका भी है कि यार ये भाग रहे हैं वापस पाकिस्तान, फिर वापस श्रीलंका जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज़ को देखें, ये बात हकीकत है कि इंडिया इस चीज़ का बहुत एडवांटेज लेता है, अभी भी वो लोग एडवांटेज उन्होंने लिया हुआ है, और लोगों को शायद ये बात ना पता हो, वहीं हम लोग हार गए तो ये बात कर रहे हैं, वरना इंडिया ये इस चीज़ का एडवांटेज 2018 से लेती हुई आ रही है। 2018 में जो एशिया कप हुआ था यूएई में, 50 ओवर वर्ल्ड कप था, वो सितंबर में हो रहा था। अब अगर जो लोग क्रिकेट बहुत क्लोज़ली फॉलो करते हैं और बहुत फील्ड के अंदर भी हैं, उनको ये बात पता होगी, और एक वीडियो के थ्रू और ऑडियंस को पता चल जाएगी। इंडिया की टीम का ये होता है कि जब भी वो यूएई जाते हैं खेलने के लिए, तो बीसीसीआई की एक तरीके से कंडीशन है, और उन्होंने आईसीसी को बताई हुई है, और आईसीसी इसके ऊपर उनको कुछ बोलता नहीं है। इंडिया बोलता है हमें दुबई के अलावा कहीं नहीं खेलना। दुबई के 3 ग्राउंड्स हैं, शारजाह, अबू धाबी और दुबई। वो बोलता है हमें दुबई के अलावा कहीं नहीं खेलना। शारजाह को वो अपने लेवल से कम का ग्राउंड कहते हैं कि हमारे लेवल का ग्राउंड नहीं है। हम नहीं यहाँ है। पे मैच, हमारी इंटरनेशनल टीम मैच खेलेगी नहीं। अबू धाबी जो है वो कंपैरेटिवली दूर है थोड़ा दुबई से, उसके लिए
शारजा तो ऐसा है कि दुबई और शारजा बहुत करीब है, तो मतलब अगर आप दुबई में रह ही रहे हैं, होटल में रुके हैं, तो जितना टाइम आपको दुबई के स्टेडियम में जाने में लगेगा, उतनी आपको शारजा के स्टेडियम में जाने में लगता है। तो उसके लिए आपके जो वो स्टे वगैरह है, वो चेंज होता है। लेकिन अगर आप अबू धाबी आपको जाना है, तो फिर आपको अपना स्टे चेंज करना पड़ेगा। आपको वहीं का होटल लेना पड़ेगा। और वो होटल लेने के लिए इंडिया की टीम रेडी नहीं होती। उनको सारी जो वो कहते हैं, हमें जो अपनी सारी चीज़ें करनी है, हम दुबई के जो टॉप लग्ज़रियस होटल है, हमें वहीं जाना है। शायद ग्रैंड हयात में रुकती है इंडिया की टीम, अब पता नहीं उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन ग्रैंड हयात जो दुबई में है, वो लोग वहाँ रखते हैं। और वो लोग अपना होटल चेंज नहीं करवाते। वो बाकी टीम्स को मैनेज करना पड़ता है, कि अगर एक टीम दुबई में खेल रही है, अगले दिन हो सकता है वो शारजा में खेल रही हो, अबू धाबी में खेल रही है, वापस वो दुबई में खेल रही हो, सिर्फ़ इंडिया की वजह से। इंडिया अपना वेन्यू चेंज नहीं करती, इंडिया ने दुबई में खेलना होता है। यही उन्होंने तब भी किया था। यही इन्होंने 2021 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, आप देखें ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया से खेला था दुबई में, हुँ, उसके बाद पाकिस्तान ने से खेला, न्यूज़ीलैंड से खेला था शारजाह में, शारजाह में। फिर इन्होंने अफ़गानिस्तान से खेला था दुबई में, और फिर किसी एक टीम के साथ नामीबिया या मुझे याद नहीं है, उनसे खेलने के लिए ये लोग अबू धाबी में गए थे पाकिस्तान की टीम, ठीक स्कॉटलैंड था शायद, है? हाँ, कोई मैं ऐसी मिस कोई कर रहा छोटी हूँ, टीम थी, करेक्ट हाँ। कर लीजिएगा, हुँ, जो भी शायद हो। लेकिन इंडिया की टीम ने अपने सारे के सारे मैचेज़ दुबई में खेले। इसी तरीके से इंडिया की टीम चलती है। सेम गोल अभी वाला भी जो एशिया कप हुआ है, उन्होंने कहा ये हमारा वेन्यू, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हुँ, और वहाँ से नहीं हिले, तो इसी जगह पे है, शायद किधर था, किधर रुके थे, कोलंबो में रुके थे, किधर रुके थे, मैं फिर भूल गया यार, कहाँ रुके थे। तो जो भी वेन्यू था, हुँ, वो वहाँ से हिले नहीं। तो ये चीज़ वो लोग करते हैं, और ये अभी से ही बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, कि जो उन्होंने वेन्यू सोच लिया है, जो उनको लगता है कि उनके लेवल की फैसिलिटी है, उससे नीचे सेटल नहीं होते। और वो इसलिए भी कर सकते हैं अब, क्योंकि वो लोग इतना पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, आईसीसी को इतने स्पॉन्सर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस पोज़ीशन में आके वो बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के रोने-धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने मामलात ठीक करें, और आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएँ, कि दुनिया आपकी बात सुने। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप बड़े लेवल पे, बड़े स्टेज पे परफ़ॉर्म करते हो ना, तो दुनिया आपको एक्नॉलेज करती है, सही बात है। दुनिया आपको मानती है। आप देखें कि 2021 से पहले वही था कि पाकिस्तान टीम का मज़ाक उड़ाया जाता था, सारी मौका-मौका चल रहा था। चीज़ें वही मौका-मौका उल्टी-सीधी से सब चल रही थी। हुँ, जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया को 2021 के बाद हराया, उसके बाद हर हाइलाइट के अंदर शाहीन, बाबर, रिजवान, ये सब आपको नज़र आना शुरू हुए। हर जगह, हर टॉप उसमें डिस्कस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इंडियन प्लेयर्स का भी जो बिहेवियर है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फ्रेंडली वाला हो गया, मिलना-जुलना हो गया, होलसम मूवमेंट हो रहे हैं, तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। उससे पहले कुछ भी देखने में नहीं आता था। नहीं था। लेकिन वो एक एक मौका था जब बड़े स्टेज पे पाकिस्तान की टीम ने परफ़ॉर्म किया, तो सबकी नज़र में आ गया। और इंडिया-पाकिस्तान का मैच बड़ा स्टेज होता है। इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि जब एशिया कप वाले मैचेज़ हुए, एशिया कप वाले मैच में टक्कर के हुए, तो उन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं भाई, एक मैच इंडिया ने जीत लिया और एक मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। तो समझ आया कि नहीं भाई, पाकिस्तान की टीम अब तगड़ी है, ऐसे हल्की-फुल्की नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा। हुँ, फिर टी20 आया 2021 वाला, 2022 वाला, उसमें मुझे लगता है हमें, हमारे लिए वो जीतना बहुत ज़रूरी था, कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में इंडिया से मैचेज़ जीत जाते, मेरा ये बिलीफ है कि इंडिया में बहुत बैकलैश आता है कि यार आप पूरा साल आईपीएल खेलते हो, सब कुछ करते हो, उसके और आप बाद उन भी लोगों हार से गए। हार रहे हो जो आईपीएल नहीं हुँ, खेलते। कुछ मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल खेल रहे होते हैं। सिर्फ़ उस जीत की वजह से, सिर्फ़ वो जगह वो पाकिस्तान की टीम जीत जाती। लेकिन उस डिफीट में भी हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा है। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, उन लोगों को लगा कि नहीं यार, फिर पाकिस्तान की टीम फाइनल भी खेलने चली गई। उनको लगा नहीं यार, पाकिस्तान की टीम जो भी है, बड़ी तो फिर भी है, हल्की नहीं है। उस दिन हम उनसे चलो जीत गए, लेकिन आखिर तक मैच जीता था। लेकिन उसके बाद जो अभी एशिया कप में हुआ ना, आप देखें वापस, अभी आप देखें, ये मौका-मौका वाला बंदा गायब हो गया था, वापस आ गया। वापस आ गया, बिल्कुल देखा ऐसे ही, आपने? हाँ। एग्ज़ैक्टली, ये यही होता है कि जब आप बड़े स्टेजेस पे ह्यूमिलिएट होते हैं ना, तो फिर दुनिया आपका मज़ाक उड़ाती है, और दुनिया भर आपको साइडलाइन लगाती है। जब 228 रन से इंडिया से हारे ना, पाकिस्तान की ओडीआई की बिगेस्ट डिफीट अगेंस्ट इंडिया, वो आपने ये ली तब, जब आप ओडीआई की नंबर 1 टीम थे, और अब आपने आपको बोल रहे थे हम एशिया कप के फेवरेट थे, वर्ल्ड कप के हम फेवरेट थे। तब ऐसा ही आपने उनसे इतनी बड़ी शिकस्त ले ली जब इंडिया की टीम सेटल नहीं हुई। तो आपका मज़ाक नहीं उड़ाएँगे तो क्या करेंगे? ठीक है, शुरू हो गया वही मौका-मौका वाले एड्स, और सब कुछ शुरू हो गया। उनके प्लेयर्स को देख लें, इरफान पठान, शिखर धवन, उल्टी-सीधी हुँ, ट्वीट्स उन्होंने करना शुरू कर दी। तो जब आप बड़े स्टेजेस पे परफ़ॉर्म करते हो ना, तो फिर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जो परफ़ॉर्मेंस होती है ना, वो बोलती है। वो बोलती और है। फिर जब आपकी परफ़ॉर्मेंस बोलती है ना, तो फिर दुनिया आपके साथ खेलना चाहती है। वो कहती है, ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनके साथ खेलो, इनको खिलवाओ, इनको अपने पास लेके आओ। इस तरीके से चलता है। जो इन्होंने बड़े लेवल पे परफ़ॉर्म किया, तभी तो सबको लीग्स मिलना शुरू हुई हैं। द 100 लीग मिल गई, और भी दुनिया की जितनी भी बड़ी लीग हैं, सब में खेल रहे हैं। INT20 होने वाली है, जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की लीग है, बहुत बड़ी लीग है बाय द वे, वो लोग अभी समझ नहीं रहे। इस बार उसके अंदर जो, क्योंकि उसके अंदर सारे जो आईपीएल के फ्रैंचाइज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके अंदर। अब वहाँ पे आज़म खान भी हैं, और शादाब खान और शाहीन खान, डेज़र्ट रैपर आई थिंक वो टीम है, उसके अंदर वो टीम है, और ये दिसंबर में हुई है, दिसंबर-जनवरी के टाइम पे हुई है। तो जब आप बड़े स्टेजेस पे खेलेंगे, तो दुनिया भर आपको एक्नॉलेज करती है। ओके जी।
लास्ट क्वेश्चन, सिंस 2011 वर्ल्ड कप एवरी होस्ट टीम प्लेज द फाइनल, तो ये क्या है, मतलब कोइंसिडेंस, क्या मसला है इसका, या ये वो वाला पॉइंट तो नहीं है जो आप बोल रहे थे अभी कि जब से इंडिया ने अपने हिसाब से पिचेस बनाई हुई है, अब वो अपने हिसाब से मैचेस करवा रहा है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आईसीसी कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर, तो क्या इसी वजह से होस्ट जो है हमेशा फाइनल खेल रहा है? यार देखो, अगर हम थोड़ा इसके ऊपर वो वाला हकीकत टीवी वाला एंगल अगर निकालने लगे तो फिर तो बहुत कुछ निकल आएगा, ठीक है? और हमारा पाकिस्तानियों का फेवरेट मशगला है भी यही, इस तरह के सारे काम करना, ऐसी डिस्कशन निकालना, ठीक है? लेकिन यार देखो, एक बात ये भी है, तो 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात हो गई, तो फिर तो उसूलन टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा होना चाहिए। और टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं की गई थी। हम्म, फाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं किया था ना, जो हुआ था 2022 वाला, ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हुई हम्म, थी। तो इस तरीके से तो नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर हम बात करें, जो आपकी बात है कि 2011 वाला जो वर्ल्ड कप था, हाँ, इंडिया वो जीत गया, क्योंकि इंडिया की पीक थी। धोनी के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती है, इतना बड़ा वो सुपरस्टार था और सारी ट्रॉफी इंडिया को जितवा दी वो। फिर आता है 2015 वाला वर्ल्ड कप। अच्छा, 2015 वर्ल्ड कप में एक पैटर्न था, अगर आप देखें, न्यूज़ीलैंड की टीम ने सारे मैचेज़ न्यूज़ीलैंड में ही खेले थे। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड था ना होस्ट, तो न्यूज़ीलैंड ने सारे मैचेज़ न्यूज़ीलैंड में खेले थे और सारे जीत रहे थे वो, हम्म, सारे के सारे जीत रहे थे वो। और इवन जो साउथ अफ्रीका वाला मैच जो था, वो भी न्यूज़ीलैंड में हुआ और वो भी जीत गए। फिर जब वो लोग फाइनल खेलने गए, वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑस्ट्रेलिया में मैचेज़ खेले हुए थे। न्यूज़ीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया में शायद ही कोई मैच खेला था, जितना मुझे याद पड़ता, नहीं खेला था शायद। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज मिल गया और उन्होंने उनको 1 सारे हरा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो होम एडवांटेज ही था, जो कि जिसने उसको एज पहुँचाई है। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, कि इंग्लैंड अगर होस्ट था, वो जीता। तो देखो, इंग्लैंड का जब से वो जो 2015 में जो बांग्लादेश से मैच हारे थे ना, हम्म, उसके बाद जो उन्होंने डिसाइड किया ना कि हमें अपनी क्रिकेट को टोटली रिवैम्प और रीब्रांड करना, उसके बाद से उन्होंने शायद इतनी बार 400 रन मार लिए होंगे, मुझे याद ही नहीं होगा। इतनी बार वो 400 रन मार चुके हैं, मतलब गिनती ही गायब हो गई है। पहले वो हम्म, 444 उन्होंने पाकिस्तान को मारे, हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया। तो 491 कितने मारे थे उन्होंने उसको? 491 मारे थे, ऑस्ट्रेलिया को कितने मारे हैं उन्होंने? 491 मारे थे ना, कितना स्कोर ऐसे ही कुछ मारा था ऐसे ही उन्होंने। कुछ मारे थे, 480 समथिंग आज। फिर उन्होंने नीदरलैंड्स को भी 490 के करीब कोई रन मारे हैं उन्होंने, हाँ, अभी पिछले साल की बात है। तो बस 490 के करीब पहुँचना, आप सोच सकते हैं 50 ओवर क्रिकेट में। वो क्रेजी। कितनी बार 400 प्लस मारे चले आ रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने तो अभी तक वो चीज़ की नहीं है, 400 हमने कभी ही नहीं किया कभी ओडीआई नहीं क्रिकेट में, गया। वो लोग मारे चले आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को तो बड़ा रिब्रांड कर लिया। फिर वो 2019 वर्ल्ड कप में जो मैच था अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड वाला, हम्म, जो राशिद की कुट लगाई थी मॉर्गन ने, तो वो तो बड़ी डेंजरस डिस्ट्रक्टिव टीम थी इंग्लैंड की। लेकिन एट द सेम टाइम, तो देखिए, अगर वो डिसीजन क्लियरली डिसीजन ब्लंडर था, आज भी टिल डेट धर्मसेना कहते हैं कि हाँ, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मुझे वो रूल समझ नहीं आया था कि उस वक्त करना क्या है। तो यार, एक बंदे की गलत डिसीजन की वजह से एक टीम टूर्नामेंट जीत गई, हम्म, दूसरी टीम हार गई। तो हम्म, यार, ये तो अजीब सी बात है ना, मतलब इसका मतलब न्यूजीलैंड जीत गई थी वो। जीत गई थी, हाँ। उस वक़्त उसको उसका ब्रेन फेड हो गया, क्या हो गया? तो मुझे तो लगता है कि इस चीज़ के ऊपर फिर ये होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक अंपायर उस वक़्त है, अंपायर की ठीक है, हम कहते हैं एलबीडब्ल्यू गलत हो गया, कुछ हो गया, वो एक अलग चीज़ है। यार, वर्ल्ड कप की मतलब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी स्टेक के ऊपर है, हाँ, और बंदे ये नहीं कह रहा कि उसने डिसीजन ऐसा दिया कि रिव्यूज़ होते हैं, लोग कहते हैं ना, भई आप फिर रिव्यू बचा के रखो। हम्म, ऐसी बात है कि उसने उसने जो डिसीजन लिया, वो ही रूल के अगेंस्ट, वो रूल में अगेंस्ट था। एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसका हाँ, मतलब कि अंपायर ने रूल ही गलत रूल ही फ़ॉलो नहीं, किया ना, हाँ। तो आपको वो चीज़ को पकड़ना चाहिए था और बोलते नहीं, यार ये चीज़ फिर से हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस वक़्त फिर उनके आईसीसी के जो वो हैं कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो वर्ल्ड कप तो न्यूज़ीलैंड का था। लेकिन वो फिर इंग्लैंड ने जीत लिया, सब सारी की सेलिब्रेशन हो गई थी, सब कुछ हो गई थी। और फिर बात एक और ये भी है कि वर्ल्ड कप से पहले ये चीज़, जब टूर्नामेंट कोई भी अनाउंस होता है, उसके अंदर लिखे होते हैं रूल्स। रूल्स में लिखा था कि अगर वर्ल्ड कप कोई भी नॉकआउट जो है वो टाई होगा, तो उसमें जो है पहले विकेट्स के ऊपर होगा शायद, और अगर विकेट्स भी नहीं, सॉरी, सुपर ओवर पे होगा, हम्म, और अगर सुपर ओवर भी टाई हो गया तो फिर नंबर ऑफ बाउंड्रीज पे नंबर ऑफ होगा। बाउंड्रीज पर तो होगा, ऐसा नहीं है यस। कि उस वक़्त डिसाइड किया जाता है, ये पहले से होता है। तो फिर हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन धर्मासेना की गर्दन पकड़नी पड़ेगी जो उसने वो डिसीजन लिया, ठीक है? हाँ, तो ये चीज़ हुई। अब अगर हम बात करें इंडिया की, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस बार मुझे वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले तक इंडिया सेमीफाइनल में जाता हुआ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि इंडिया को नहीं पता था, केएल राहुल इंजर्ड हुआ हुआ था, ईशान किशन का कोई अता-पता नहीं था, इंडिया का मिडल ऑर्डर सेटल ही नहीं होके दे रहा था, विराट कोहली को ये लोग कंसिस्टेंटली खिला नहीं रहे थे ओडीआई टीम में, और बुमराह भी इंजर्ड था। इनकी ना बॉलिंग सेट हो रही थी, ना ही इनकी बैटिंग का कोई मामला सेट हो रहे थे। पाकिस्तान ने इनको सब सेट करके दे दिया एक गेम के अंदर।
उनका सारे जो बिखरे हुए पीसेस थे ना, पाकिस्तान ने सब 1 हफ्ते के अंदर उनको सेटल करके दे दिए। पिछले मैच में जो पहला मैच हुआ था एशिया कप वाला, उसमें उन्होंने ईशान किशन को दिखाया, क्योंकि ईशान किशन एज़ अ रिप्लेसमेंट खेल रहा था। तो उन्होंने कहा हुँ, जब केएल राहुल आएगा, तो हम वापस जो है ईशान किशन को बैठा देंगे। लेकिन ईशान किशन ने मिडल ऑर्डर में जिस तरह की बैटिंग की, उन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो इसको रहने दे, श्रेयस श्रेयस अय्यर को बिठा देते हैं हुँ, और केएल राहुल चलेगा। उनकी टीम और स्ट्रॉन्ग हो गई। और फिर वहाँ से बुमराह भी वापस आ गया और उन्होंने भी विकेट्स ले ली। सब करते-कराते उन्होंने अपने सारे जो उनके बिखरी हुई चीज़ें थी, वो सब उन्होंने एक टूर्नामेंट के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सेटल कर ली। और वर्ल्ड कप के लिए वो ऐसी टीम बन गई है, बस अब लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप वर्ल्ड जीत कप जीत जाएगी। लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट टर्न ऑफ इवेंट्स और बहुत क्विकली हो गए। और हम लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ हम गिर गए, इंडिया की टीम कहाँ बिखरी हुई थी और वो अचानक से टॉप पे पहुँच गई। तो थैंक यू सो मच मिर्ज़ा भाई फॉर जॉइनिंग इन, और बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। नई-नई और पुरानी बातें भी हमने बहुत सारी करी, हिस्ट्री की पाकिस्तान की। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा इन सारे सवालों का जवाब देने में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से काफ़ी कितनी हो गई, मेरे ख़्याल से घंटा हमें हो गया ये सारी बातें-वातें करते, ये पता भी हमें नहीं चला। हमें हो गया काफ़ी है 2 घंटे। 2 घंटे हो गए? 2 ओह घंटे हो! हो गए। 2 घंटे, बड़ी जल्दी ओके, काम निकल गया। चलो, ओके जी। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई है, पॉडकास्ट हो गई है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। मिर्ज़ा भाई के सारे लिंक्स जो हैं मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गो चेक इट आउट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, थैंक यू राहिम, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू, अल्लाह हाफ़िज़।